नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। ब्लैक सिटी में लगाए गए कोनोकार्पस के विरोध में उतरे शहरवासी। कांग्रेस सेवा दल ने यूआईटी सचिव को दिया ज्ञापन। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय की पन्नाधार इकाई में अव्यवस्थाओं का अंबार। प्रसूताओं को जांचों के लिए करना पड़ता है लंबा सफर। लॉकडाउन की वजह से चीरों की सेहत में हुआ सुधार। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक मंडल ने जारी की रिपोर्ट। और एमबी हॉस्पिटल की नर्सिंग अधीक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। नर्सिंग कर्मी ने लगाए गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर की आबोहवा में फैलने वाले कोनोकार्पस के जहर के खिलाफ एकजुट हुए शहरवासियों की। ब्लैक सिटी की आबोहवा में कोनोकार्पस का जहर घुलने की खबर उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित की थी। खबर चलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में कोनोकार्पस विषय पर चर्चाएं शुरू हो गई और सभी इसी गफलत में दिखाई दिए कि शहर में बड़ी संख्या में लगाए गए इन जानलेवा पेड़ों को अब कैसे हटाया जाए। आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में हजारों की तादाद में ये पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण स्थानीय पक्षी भी पलायन करने लगे हैं। एक्सपर्ट की माने तो कोनोकार्पस नमी की तलाश में जमीन में हॉरिजॉन्टल भी बढ़ने लगता है और अधिक संख्या में लगा होने की वजह से उस इलाके की जैव विविधता भी खत्म होने लगती है। यही नहीं, अगर इन पेड़ों को आबादी वाले क्षेत्रों में लगाया गया तो क्षेत्रीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। कोनोकार्पस से होने वाले नुकसान जैसे ही लोगों को पता चले तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस सेवा दल के सिद्धार्थ सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शहर की आबोहवा से कोनोकार्पस के जहर को नहीं निकाला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जो शहर में अभी कोनोकार्पस जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनमें ना तो कोई पक्षी बैठते हैं और ना ही ये ज़मीन में, मतलब ये ऐसा कि अगर आप इसको लगा दोगे तो इसकी जड़ें फैलेगी, इसका कोई उपयोग नहीं है। केवल हरियाली के माध्यम से अगर लगाया जा रहा है तो पाकिस्तान में भी लगाए थे, अभी हमने देखा था उस पर, तो हमने बहुत सारी इस पर रिसर्च भी की थी कि हम कैसे यूआईटी को एक सुझाव दें। तो उसमें हमने देखा कि ये केवल एक खड़ा ढांचा है जो बस हरियाली दिखाएगा और उससे कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अभी जो शहर में हमने सीवरेज का काम भी कराया निगम ने, पूरा यूआईटी ने सबने मिलकर, तो उसमें अभी देख रहे हैं कि अगर हम चाहें कि अगर सारे पूरे शहर में लग गए तो आने वाले 10 या 5 सालों में हमें वापस इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इसको वापस रिपेयर कराया जाए या इसको सही ढंग से वापस सुचारू रूप से चालू किया जाए। ऐसे में अपन अगर देखें कि निगम खुद खर्चा भी हो रही है और इसकी जगह अगर दूसरे पेड़ लगाएंगे तो पक्षियों का भी आवागमन, जो अभी जैसे पलायन हो चुका है, तो आवागमन के लिए हम ऐसे पेड़ लगाएं कि पक्षियों का भी आना जाना रहे, उनको भी दाना मिले और आने वाले टाइम में जैसे कि अब ऑक्सीजन और इन चीज़ों के लिए और कुछ हरियाली बने तो दूसरे पेड़ भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ सदुपयोग ले सकते हैं। स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी पेड़। हाँ, स्वदेशी पेड़ अपनाने चाहिए। ये जैसे कहीं और के पेड़ हैं तो इनको ये हटा के और अपने जो स्वदेशी पेड़ है, जो स्वदेशी अभी अभियान चल भी रहा है कि पूरे भारत में चाइना बॉयकॉट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वदेशी चीज़ों में, इन पेड़ों में भी अपने जो राजस्थान का कल्चर है उसको भी यूज़ लेना चाहिए। और भी बहुत सी अस्थमा का कारण भी हो सकता है। जी हाँ, इसमें दो साल में हर बार ये कुछ, उसमें साल में 2 बार ये किरणें छोड़ता है, तो उस वजह से अस्थमा की भी दिक्कतें रहती है। तो ये भी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके घर के बाहर लगा है, उन्हें पता नहीं पड़ता है कि लोगों को बहुत सारे कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। तो किसी के घर के बाहर अगर लगेगा तो उसमें अस्थमा की जो प्रॉब्लम मुख्य रूप से देखी जाती है तो उसमें वो ज़्यादा दिक्कतें उनको होगी लोगों की। इनसे हमारी पूरी कांग्रेस सेवा दल इसके विपक्ष में है और हम थोड़े ही दिन में इनके लिए धरना भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे इसके लिए। और अगर नहीं हटाएंगे तो इस धरने का हम बहुत बड़ा प्रारूप बनाएंगे जिससे इनको ये हटाने नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे शहरवासियों के लिए ये खतरा है। जी, मेरा मानना है कोनोकार्पस जो पेड़ है, एक तो पहली बात तो जहाँ पे देश विदेशी की इतनी बात चल रही है आज कोरोना के बाद और चीन से युद्ध के बाद, विदेशी ना अपनाया जाए। हमारी संस्कृति जुड़े नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो धरोहर से संस्कृति जुड़े हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है वो पेड़ लगाए जाए, ना कि ये पेड़ जिससे साल में 2 बार इनकी जो पोलोगेंस निकल रही हैं उससे अस्थमा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अभी इस कोरोना की महामारी में जहाँ एक तरफ फेफड़ों को सिकुड़ा जा रहा है, लोग आईसीयू में हैं, दूसरी तरफ इतना बड़ा रिस्क लेके, अब अगर आप सब अवगत हो और मैं अवगत करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि पाकिस्तान में भी इसका बहुत चलन चला था और लोगों ने विरोध करके वहाँ से इस पूरे क्षेत्र से उसको हटाया गया है।
पाकिस्तान जो कि हर तरह से हिंदुस्तान से कहीं टक्कर में नहीं आता है, उस क्षेत्र, वहाँ के क्षेत्रवासी ये समझ सकते हैं सिर्फ हरियाली के लिए या इसको लगाना आसान है, इसकी मरम्मत कम है और लोगों की सुरक्षा ना ध्यान रखें। मेरा मानना है जल्द से इनको हटाया जाए और जो संस्कृत से जुड़े पेड़ हैं, नीम के, पीपल के, बरगद के, आम के, इन पेड़ों को लगा के खुशहाल उदयपुर रहे, यही आशा करता हूँ। शहर की खूबसूरती बनाने के नाम पर, वन लगाने के नाम पर कोनोकार्पस नामक पौधे का रोपण किया गया। वो पौधा आज हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि ये पौधा अस्थमा का रोग तो फैलाता ही है, लेकिन साथ साथ ज़मीन का पानी भी खींच के बाहर की तरफ फेंकता है। हमारा उदयपुर शहर का भूजल स्तर वैसे भी नीचे है, लेकिन अगर कोनोकार्पस जैसे पौधे अगर और भी बोए गए और जो बोए हैं उन पौधों की वजह से बीमारियां तो होगी ही होगी, बीमारियों के साथ साथ हमारा भूजल जो है वो जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, तो हमारे शहर के लिए बड़ा हानिकारक होगा। नहीं, ये पौधा जो है कोनोकार्पस जो है ये लगाना ही शहर के लिए मतलब हानिकारक है। दूसरा, ये पानी चोर है, जो ज़मीन से भी पानी चुरा के फेंकता है और हवा से भी पानी को खींचता है। हवा की नमी अगर कम होगी तो हमारे सांसों में भी कमी हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि शहर में जो पौधे लगे हुए हैं इनको हटाकर बड़े उम्र दराज पौधों को लगाना चाहिए, जिनमें से स्वदेशी पौधे जो उम्र दराज पौधे जिनकी उम्र बड़ी हो, बड़ है, पीपल है, जामुन है, आम है, इस तरह से पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमारे शहर के अंदर जो देश विदेश से पक्षी आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी हो, उनके आवास की व्यवस्था भी हो और हमारा भूगर्भ जल जो है वो बढ़े। लेक में घुलने वाले कोनोकार्पस के जहर से मुक्ति के लिए उदयपुर न्यूज की मुहिम में अब शहरवासी भी खुलकर सामने आने लगे हैं। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने यूआईटी सचिव अरुण कुमार हसीजा को लिखित में प्रति देते हुए शहर से कोनोकार्पस को हटाए जाने की मांग के साथ भविष्य में इस तरह के पेड़ नहीं लगाने की मांग की है। और सचिव हसीजा ने भी इस पेड़ की वास्तविकता जानने के लिए वन विभाग और वनस्पति विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं और आश्वासन दिलाया है कि यदि ये पेड़ नुकसानदायक है तो शहर से इन्हें हटाया जाएगा। हालांकि इस विषय पर हमारी टीम ने पेड़ों को लगाने वाले जिम्मेदारों से सवाल पूछने चाहे तो कोई भी अधिकारी कैमरे पर जवाब देने को तैयार नहीं हुआ और एक दूसरे पर डालते हुए कन्नी काटने लगे। उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर जो कोनोकार्पस नामक पौधे का रोपण किया जा रहा है, उसके बारे में हमें ज्ञात हुआ कि वो पौधा न सिर्फ पर्यावरण के लिए अपितु आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उस पौधे से एक तत्व निकलता है जिससे अस्थमा नामक रोग फैलता है। इसी को लेकर आज हमने यूआईटी सचिव अरुण कुमार हसीजा से मुलाकात की, उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा है। उनको हमने अवगत कराया कि इस प्रकार की बात सामने आई है, तो उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से इस बात पर संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। विशेषज्ञों की ये कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट यूआईटी को सौंपेगी। तब तक के लिए यूआईटी ने सभी जगह पे इस पौधे का रोपण तत्काल प्रभाव से रोक दिया है तथा जो भी रिपोर्ट में अगर ये सिद्ध होता है कि ये पौधा सचमुच हानिकारक अगर सिद्ध होता है तो इसे समुचित रूप से हटाया भी जाएगा और जो भी उचित समाधान है यूआईटी द्वारा किया जाएगा। आमजन के स्वास्थ्य का यूआईटी द्वारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेरे द्वारा कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ ने आज ये एक मांग पत्र यूआईटी को भी सौंपा है तथा इसकी एक प्रतिलिपि हमने वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को भी मेल की है, ताकि राजस्थान में भी अगर कहीं इसका पौधारोपण किया जा रहा है तो उसे रोका जाए तथा जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, अगर जांच में ये सही पाया जाता है तो कोई हटाने की या किसी प्रकार की कार्रवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। आमजन का स्वास्थ्य सबसे पहले। लॉकडाउन अंतराल में उदयपुर की झीलों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। झीलों में जाने वाला आसपास का गंदा पानी रुक जाने से 60% तक पानी की क्वालिटी में सुधार आया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लॉकडाउन के कारण राजस्थान की प्रमुख नदियों और झीलों के पानी की गुणवत्ता में सुधार की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उदयपुर की झीलों के आंकड़े बहुत अच्छे सामने आए हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में प्रकृति ने तो अपनी झीलों को साफ करने और पानी की सेहत सुधारने का पूरा प्रयास किया है और इसके परिणाम काफी सुखद भी हुए हैं। अगर बात लेक सिटी की करें तो फतेहसागर झील के पानी में सर्वाधिक 60% सुधार आया है, तो वहीं पुच्छला में 43 और जयसमंद झील में 22% सुधार आया है। प्रकृति ने तो अपना काम किया ही है, लेकिन अब शहर की जनता को और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि उदयपुर की पहचान इन झीलों के पानी को गंदा होने से बचाने का पूरा प्रयास किया जाए।
साथ ही अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि झीलों को गंदा होने से बचाए रखने के लिए आसपास के होटल से आने वाले सीवरेज के गंदे पानी को भी अब इन झीलों में आने से स्थायी रूप से रोकना होगा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक मंडल की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में झीलों की सेहत में सुधार के आंकड़े तो है ही, साथ ही इनमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के भी संकेत मिले हैं। किसी भी झील में ऑक्सीजन की मात्रा 3 मिलीग्राम से कम होने पर मछलियां भी अपना दम तोड़ने लगती है। IAS पवन कुमार और IFS शैलेजा देवड़ा के मार्गदर्शन में यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें नदियों और झीलों के पानी की गुणवत्ता में सुधार पर फोकस किया गया है। उदयपुर में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर BR पवार ने भी इन आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण झीलों की सेहत में 60% सुधार हुआ है। लॉकडाउन के दौरान निस्संदेह आपका कहना सही है कि पोल्यूशन के आंकड़े कम हुए, पानी में भी कम हुए, हवा में भी कम हुए, जिसका मुख्य कारण है जो भी मानवीय गतिविधियां थी, जिसमें कि सब आ जाता है गतिविधियों में, होटलों का चलना, वाहन का चलना, झीलों के अंदर जो लोग पूजा सामग्री और मछलियों को जो दाना वगैरह वगैरह, नहाना तैरना, कपड़े धोना, ये सारे एक्टिविटी लगभग बंद हो गई थी। तो इससे जो मात्रा होती है पानी के अंदर ऑक्सीजन की, वो मात्रा बराबर मेंटेन रही जितनी होनी चाहिए। इन गतिविधियों से वो मात्रा कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो पानी शुद्ध हो गया। दूसरा, हमारे कुछ पैरामीटर और भी नापने के, COD, BOD, वो भी जब उसमें कुछ बाहर से कचरा डाला जाता है, कोई भी सब्सटेंस डाल देते हैं, तो उससे उसका BOD, COD भी बढ़ जाता है और इससे गुणवत्ता पानी की खराब हो जाती है। तो लॉकडाउन के दौरान मेन कारण जो भी ये गतिविधियाँ सारी नहीं हुई, इसकी वजह से पानी के अंदर भी सुधार हुआ, हवा में भी सुधार हुआ, व्हीकल मूवमेंट कम हुआ, जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बंद हो गई, और भी सारी एक्टिविटियाँ सारी भी जो बंद थी उस दौरान, तो इससे जो है हवा और पानी दोनों ही शुद्ध हुए। वैसे जो पानी का जो है, हम उस पानी को हम पोल्यूटेड मात्रा में नहीं कह सकते कि ये पानी पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड हम उसको कहते हैं कि हमारी एक सीमाएँ दी हुई है, उससे जब ज़्यादा मात्रा में आता है कोई भी आंकड़े हमारे, जैसे COD हो, चाहे BOD हो, चाहे D हो, तब उसको पोल्यूटेड कहते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान तो शुद्ध हो गया पानी। पोल्यूटेड तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके बियॉन्ड जब जाता है तो उसको हम पोल्यूटेड कहते हैं। तो नॉर्मल में फतेहसागर का पानी पोल्यूटेड नहीं है, हम हर महीने जाँच करते हैं क्योंकि पीने के लिए वो, लेकिन हाँ, पानी पीने के लिए उसका शुद्धिकरण तो ज़रूरी है। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन या जो भी अपने घर पर अपने एक्वागार्ड लगाते हैं या RO लगाते हैं, तो वो तो ज़रूरी होता ही है पीने के लिए तो, लेकिन उस पानी को हम पोल्यूटेड नहीं कह सकते। लेकिन काफ़ी आंकड़ों में सुधार हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के दौरान मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि हमारे जब लॉकडाउन के दौरान जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की मात्रा में सुधार हुआ है करीबन 17%, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर जो COD है उसकी मात्रा में 39% सुधार हुआ है, डिजोल्ड ऑक्सीजन में 43% का सुधार हुआ है, टोटल कैलिफॉर्म है वो 60% का सुधार हुआ है, कंडक्टिविटी में करीबन 12% का सुधार हुआ। ये लॉकडाउन के दौरान उसमें सुधार हुआ। तो देखा आपने किस तरह लंबे समय तक मानवीय गतिविधियां बंद रहने से पानी ही नहीं बल्कि हमारा वातावरण भी काफी हद तक स्वच्छ हुआ है। झील प्रेमियों और एक्सपर्ट्स की माने तो इस लॉकडाउन पीरियड में कुदरत को भी स्वच्छ जल शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला है। आसपास की होटलें और प्रतिष्ठान बंद होने से उसका गंदा पानी झीलों में नहीं गया और काफी हद तक झीलों में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई है, जिससे जलीय जीव भी अब पानी की सतह पर दिखाई देने लगे हैं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम तो हम सभी देख चुके हैं और अब प्रकृति ने 2 माह के लिए पानी और वातावरण को प्रदूषण मुक्त करके जो उदाहरण सभी के सामने पेश किया है, उससे खासोआम को सीख लेनी चाहिए और भविष्य में जल और वायु को प्रदूषण मुक्त रखने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद मानवीय गतिविधियां कम हुई। मानवीय गतिविधियां कम होने के साथ साथ होटलें भी बंद हो गई। होटलें बंद होने से झीलों के किनारे जो नाले गिरते थे वो गिरने बंद हो गए। दूसरा, मानवीय गतिविधियां कम होने की वजह से लोगों ने कूड़ा कचरा डालना बंद हुआ। फिर बड़े जो मंदिर हैं हमारे आसपास में, जो मंदिर भी बंद हो गए, तो मंदिर में जो लोग बाग रविवार को शनिवार को लाके फूल पत्तियाँ वगैरह जो डालते थे, तस्वीरें वगैरह, वो सब बंद हो गया। और
एक प्रकृति ने हमारे साथ मतलब एक बहुत बड़ा सहयोग किया कि आज हमारी झीलें सांस ले रही है। झीलों के पानी जल की गुणवत्ता भी बढ़ी है, झीलों के जल की पारदर्शिता भी बढ़ी है, मछलियाँ अटखेलियाँ करती हुई नज़र आने लगी है। और आज ये जो स्थिति है, हम सब नागरिकों से भी अपील करते हैं कि अब भी इसको बनाए रखने के लिए सभी मिलकर सहयोग करें और इसमें कूड़ा कचरा नहीं डालें। सर कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ी है अंदर। ऑक्सीजन की मात्रा तो बड़ी इसीलिए मछलियाँ नज़र आने लगी है, पानी की पारदर्शिता नज़र आने लगी है, पानी की जो गहराई है वो आज ऊपर से देखने से साफ पिंदा नज़र आ रहा है। जो पिंदा कभी नज़र नहीं आता था, जलीय वनस्पतियों से भरमार रहती थी, वो आज सारे साफ़ हुआ। झीलें सांसें ले रही है, लेकिन हमें आम आदमी को और हम सबको मिलकर इन झीलों को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। करीब 2 से ढाई महीने के लॉकडाउन अंतराल के बाद उदयपुर की झीलें सांसें लेने लगी है। उदयपुर की झीलों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी है और इसी वजह से पानी की सतह पर मछलियां जो हैं वह नज़र आने लगी है। 2 महीने ढाई महीने के लॉकडाउन में मानवीय गतिविधियां बंद होने के कारण आसपास की होटलों से आता गंदा पानी और आसपास के लोगों द्वारा डाले जाने वाला जो कूड़ा करकट है वह इस पानी में नहीं आ पाया है और इस वजह से जो झीलें हैं वह साफ़ सुथरी हो गई है। 60% तक झीलों की सेहत में सुधार हुआ है। अब बड़े अधिकारियों को, आम जनता को और सभी नेताओं को चाहिए कि इस क्रम को यूं ही बनाए रखें और उदयपुर की जो झीलें हैं उनकी स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य का हम सभी साथ रहकर ध्यान रखें। अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में शुक्रवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर में भी शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस की ओर से टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को सलाम दिवस के रूप में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्मारक पर पुष्पांजलि कर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला, गोपाल कृष्ण शर्मा, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, मधुसूदन शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के निर्देश अनुसार आज हम शहीद स्मारक पर 3 बॉर्डर पर जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। आने वाले समय के अंदर उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सभी कांग्रेस जन मिलकर इनके सम्मान का बहिष्कार करेंगे और उन शहीदों को ताकत, मेहनत जो उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने कुर्बानी दी है, हम सभी कांग्रेस जन मिलकर उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आम जनता के अंदर ये हम बताएंगे जिस तरह बर्बरता से उनकी धोखा से उनके साथ जो वार किए गए, तो हमारे वीर सपूत जवान देश के एकता अखंडता बचाने के लिए जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी है, हम सभी उनको नमन करते हैं। आने वाले समय के अंदर टीम का सम्मान कोई बहिष्कार करें। कांग्रेस ने आज शहीदों का सलाम दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, जो 11 से 12 बजे तक आपको श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में। तो आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में सभी कांग्रेस जन जो हमारे सैनिक घाटी में शहीद हुए हैं बिना वजह, बलुआ घाटी में, उनका क्या कारण था, किस वजह से उनके साथ मौत हुई है और किस तरह से उनको अरेस्ट किया, ये स्पष्ट नहीं है। न तो सरकार, केंद्र सरकार इसको स्पष्ट रूप से बता पा रही है, न चीज़ सामने सच्चाई आ रही है। लेकिन सैनिक मारे गए हैं और वो सब आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कितने सैनिक मारे हैं। तो ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे 130 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिनकी पूरा विश्वास हमारे सैनिकों पे है और वो हमारे सैनिक हमारे परिवार को छोड़कर, उनके घर बार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए हम पड़े रहते हैं और बॉर्डर पे ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं जहाँ कभी उनको खाना नसीब होता है, नहीं होता है, कैसी दुर्दशा के बीच हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन शहीदों के साथ जब अन्याय होता है और वो शहीद होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को हमदर्दी है और हमारा पूरा देश और पूरा राजस्थान प्रदेश और कांग्रेस के हम सभी साथीगण यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे सकें, ताकि उनके परिवार को हम इस दुख की घड़ी में आश्वस्त कर सकें कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लद्दाख के क्षेत्र में गलवा घाटी पर जिस तरह से भारतीय सैनिकों पर वार किया गया, चीन के द्वारा धोखे से 20 जवानों को मारा है, वो मुस्तैदी के साथ उन्होंने मुकाबला किया और कई लोगों को उन्होंने भी मार गिराए। दुर्भाग्य है कि वो वहाँ शहीद हो गए।
मैं उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये शहीद होना निरर्थक नहीं होगा। सारे देश में उनके प्रति जो जागृति है, उनकी बहादुरी का जो जज्बा है, वो बहुत ही अच्छा के लिए कह रहे हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो उनके सम्मान के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहाँ एकत्रित किया। आज कांग्रेस कर्मियों ने शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यह श्रद्धांजलि का रखा है। मैं उन महान अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार पे जो तरह का जो ये, हालांकि सरकार ने हर करते से कदम उठाने की बात हमने कही है, लेकिन अभी तो कुछ वहाँ इमदाद पहुँची है नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपील करूँगा सरकार से कि उनके परिवारों को संभाले, उनको विश्वास मिले और उनके जाने के प्रति जो क्षति हुई है उसका दर्द सबको ही है, सरकार को भी है, लेकिन सरकार का जो दायित्व बनता है उन परिवारों को संभाले, ताकि उनको ये नहीं लगे कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनके साथ ये हुआ है। शहर के पटेल सर्कल स्थित जीपीएफ कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार कई साल से एक लोहे की चेन से ताला लगा रखा है, जिसके कारण यहां आने वाले हर इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण जानने जब उदयपुर न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि ऑफिस के मुख्य द्वार से आने जाने वाले लोग परेशानी झेलते हुए ऑफिस में आ रहे खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हमारी टीम ने कुछ लोगों से इस बारे में पूछा तो उनका यही कहना है कि यहाँ के सहायक निदेशक की हठधर्मिता के चलते कई समय से यहाँ ताला लगा हुआ है, जिसके कारण इस ऑफिस में आने वाले कर्मचारी से लेकर बाहर से अपना काम करवाने वाले लोग बेहद परेशान होते हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता कमल वसीटा ने सहायक निदेशक से ताले के बारे में पूछा तो कैमरे पर अपना वर्जन देने से मना कर दिया गया। उनका यही कहना था कि बाहरी लोग ये अपने वाहन पार्क कर देते हैं, ऐसे में यहाँ ताला लगा रखा है। साथ ही यह भी कहा कि सोमवार से ये ताला खोल दिया जाएगा। ये जीपीएफ ऑफिस है सर, फाटक के तो ताला लगा रहता है, इनके आने जाने में दिक्कत रहती है, थोड़ी सी परेशानी रहती है। अभी कोरोना के चक्कर में अंदर भी नहीं जाने दे रहे, इसलिए सर हमारा क्या, ये तो बहुत लॉन्ग टाइम से लग रहा है ताला। अब ये तो सर अधिकारी पे डिपेंड करता है इनके, नहीं ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा। हाँ तो ये चैनल गेट खोल नहीं रहता, चेन ऊपर करके आना जाना पड़ता है। हाँ ये भी है, पर मैं तो एक जीपीएफ केस के लिए आया था, अंतिम भुगतान के लिए सर, वो 5-6 महीने होगा, अभी हुआ ही नहीं क्लेम उसका पूरा, इसलिए आया हूँ सर। मैं तो मेडिकल से हूँ। हाँ 2-3 चक्कर तो हो ही गए सर, और टाइम से ये टोकन देते, टाइम से वो लोन पास ही नहीं होते हैं लोगों के। उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित जीपीएफ कार्यालय के मुख्य द्वार पर पिछले 2-3 साल से एक चेन से लॉक लगा दिया है और इसको आंशिक रूप से खुला रखा गया है। ऐसे में यहाँ आने वाले सरकारी कर्मचारी को कई सारे काम पड़ते हैं दिन भर में, वो यहाँ आते हैं लेकिन उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में हम अब उदयपुर की टीम यहाँ पहुँची है और देखा कि यहाँ पर देखिए आप किस तरह से गेट पर एक चेन लगा दी गई है जो पिछले 2-3 साल से बंद है और एक लॉक लगा रखा, आंशिक रूप से जो खुला रखा गया। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दिन भर में कुछ अपाहिज लोग भी आते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर एक कार भी पड़ी हुई है और कुछ कर्मचारियों की गाड़ियाँ भी पड़ी हुई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि ये अपने निजी वाहन ही अंदर रखते हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उदयपुर न्यूज़ ने आज इस मौके का दौरा किया है और वास्तव में इस स्थिति को जाना है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है। अभिषेक जोशी के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़। देश भर में बढ़ती महंगाई और अन्य मांगों के साथ शुक्रवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। शहर के पटेल सर्कल स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य सेवक और प्रधान सेवक का पुतला जलाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के साथ पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे सर्वाधिक टैक्स से निजात दिलाने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश सिंघवी ने बताया कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वर्ष 2014 में पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की वृद्धि होने पर भी उग्र आंदोलन करते थे। आज वे सभी लोग कहां हैं और लगातार बढ़ते इन दामों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से नाराज होकर पुतला दहन करते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सिंघवी ने कहा कि राजस्थान सरकार लोगों के 6 माह के बिजली के बिल माफ करे। उस पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर आज उदयपुर में भी हमने यहाँ शिराली भवन जो मासला मंगला पर स्थित है वहाँ पर प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, और हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है जो पेट्रोल डीजल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए और वो जो पहले 6 महीने पहले की स्थिति थी उन पर वापस लेके आया जाए।
जैसा कि हम लोग देखते हैं गन्ने की मशीन में जिस ढंग से गन्ने को डाला जाता है और उसका रस निकाला जाता है, आखिरी बूंद तक रस निकाला जाता है, वैसे ही हमारे देश की जो सरकार और राजस्थान की सरकार भी उसमें शामिल है। इस जनता का जो रस निकाल रही है उसको एक बूंद भी उसमें रस नहीं रहे, ऐसी स्थिति ला रही है। हमारे देश में 69% टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लिया जा रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक तरह से महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पेट्रोल डीजल है। यही जब मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज हम ये भी बताना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि जो हमारा विपक्ष के साथ नहीं हो लेकिन जो सत्ता के साथ भी हो, लेकिन उन्हें देश के साथ होना चाहिए। और जो मुद्दे 2014 में देश की जनता को प्रभावित करते थे, जो भाजपा के लोग 3 रुपये जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे तब नग्गे होकर हरियाणा में उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, तो आज हमारे जब 30 रुपये रेट बढ़ गई है तो भी हमारे जो अंधभक्त है वो चुप रहे। तो उनके लिए भी एक चुनौती और चेतावनी है कि इस गंभीरता को समझे। दूसरी हमारी मांग है कि 6 महीने तक के जो बिजली के बिल है राजस्थान की सरकार माफ़ करे और VCR और स्थायी शुल्क के नाम पे भी लगातार वो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है, उस पर रोक लगाए। मनरेगा योजना जो 100 दिन की है उसको 200 दिन किया जाए और शहरों में भी इस तरह की योजना जो है वो लागू की जाए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अशोक गहलोत ने सत्ता में आने से पहले नौजवान जो है उनको 3,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का मांग की थी, उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया है। ये इसके अलावा जो हमारे गांवों में जो वन अधिकार कानून है उनको भी उनकी सरेआम धज्जी उड़ाई जा रही है। वहाँ पर लोग जो पीढ़ियों से कब्जों में है उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कोरोना महामारी में केंद्र और राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं जनता को लाभ देने के लिए निकाली, उसका बहुत बड़ा प्रचार किया। लेकिन 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे निर्माण मजदूर है या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो उदयपुर में हम लोग औसत निकालते तो 2,500 रुपये जो उनको सहायता मिली वो 20 से 25% से ज़्यादा लोगों को नहीं मिली है। रोज़ हमारे ऑफिस में जो निर्माण मजदूर है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, वो आकर ये बात बताते हैं। इसलिए ये जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। और अब यही हम लोग इस राजस्थान की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ये जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, चाहे अशोक गहलोत की हो चाहे हमारे नरेंद्र मोदी की हो, उसके सामने सड़क पर आना पड़ेगा और इन नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय का पन्नाधाय महिला चिकित्सालय लंबे समय से अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। चिकित्सालय में आने वाली गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को अपनी जांचों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन यहां आने वाले मरीजों की संख्या हजारों में होती है, लेकिन इन दिनों पन्नाधाय चिकित्सालय में मरीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पन्नाधाय महिला चिकित्सालय में संभाग भर से कई महिलाएं अपने इलाज के लिए आती हैं, लेकिन करीब 1.5 वर्ष से महिला चिकित्सालय की बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण होने के बाद मुख्य बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। इसके बाद महिला चिकित्सालय को 5 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अस्पताल में महिलाएं गर्भावस्था के दौरान चेकअप कराने आती हैं तो उन्हें ब्लड बैंक की बिल्डिंग में डॉक्टर को दिखाने के लिए आना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर उनके ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट लिखता है तो उन्हें MB अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में लैब में टेस्ट कराने होते हैं। उसके बाद फिर से उन्हें डॉक्टर को दिखाकर सोनोग्राफी कराने के लिए ट्रोमा वार्ड में जाना होता है। गर्भवती महिलाओं को इन सभी अव्यवस्थाओं के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में दिखाने आई हो, किस तरीके की परेशानी जो है यहाँ आने पे तुम्हें महसूस होती है? एक जगह ही करना चाहिए सारी चीजें, अलग अलग जाना पड़ता है। जांचें कराने के लिए कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है तुम्हें? ट्रोमा वार्ड जाना पड़ता है, फिर ये कल्पना पैथलैब में जाना पड़ता है। कल्पना लैब है ना, साइड है ना, और इसकी जाँच होती है अंदर की साइड, और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो एक साइड ही करते तो सब ठीक। डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर सोनोग्राफी की देते हैं तो हमें फिर वापस दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। वहाँ पे सोनोग्राफी की डेट लेनी पड़ती है, फिर जो डेट मिलती है उसी डेट पर आगे फिर से लाइन में लगना पड़ता है, सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर से यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। किस तरह की व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? ना सब ये जो भी है ना डिलीवरी की जितनी भी जो सोनोग्राफी वगैरह होती है, BP जाँच वगैरह, वो सब एक ही वार्ड में एक ही जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। नहीं तो हमें क्या ब्लड टेस्ट के लिए फिर अलग वार्ड में लगना पड़ता है, सोनोग्राफी के लिए अलग वार्ड में जाना पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
महिला मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर जब पन्नाधाय चिकित्सालय के अधीक्षक मधुबाला चौहान से बात की गई तो उनका कहना था कि लॉकडाउन होने की वजह से सारी लेबर भी काम छोड़कर चली गई है। आने वाले दिनों में जब मजदूर फिर से काम पर लौटेंगे तो जल्द ही अस्पताल का सारा काम एक ही बिल्डिंग में संचालित होगा। साथ ही आश्वासन दिलाया गया है कि अभी जो परेशानी का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है उसे हम जल्द ही ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी क्या है कि काम तो चालू हो गया था हमारा स्ट्रेंथनिंग वाला वर्क, पर लॉकडाउन होने की वजह से सारे मजदूर घर चले गए। तो वापस 20 जून के आसपास उन्होंने मतलब थोड़ा काम चालू करा है। 5-6 महीने के करीब लगेगा इसका स्ट्रेंथनिंग वर्क का, जैसा उन्होंने NHM वाले ने उन्होंने काम को चेक आउट किया। तो उनसे बात करी थी तो उन्होंने यही बोला कि करीब 6 मंथ के आसपास, तो 6-7 महीने तो कम से कम और लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जब तक अपनी पुरानी बिल्डिंग का काम सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये थोड़ी सी परेशानी तो महिलाओं को रहेगी, क्योंकि जगह मतलब जो मेन बिल्डिंग थी, जो इतनी सालों से बिल्डिंग थी, वो पूरी की पूरी अपन ने ऑलमोस्ट खाली कर रखी। खाली 1-2 वार्ड जो है वो भी मतलब परेशानी आ रही है कि इनको कहाँ सुलाएं, इतने सारे और इतने सालों से इस अस्पताल का लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो अभी भी मतलब हमारा काम में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। हाँ, महिलाओं को थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि लैब उधर की तरफ चली गई है, सेंट्रल लैब में, तो वहाँ पे पर फिर भी वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था अच्छे से कर रखी है। तो हमारी तरफ से ये है कि जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी हम उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे वापस। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल अस्पताल का पन्नाधाय अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं की बेट चढ़ा हुआ है। आपको बता दूं कि अस्पताल की बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण होने के बाद इसकी मरम्मत का काम होना था, लेकिन वह काम 1.5 साल से पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आपको बता दूं, जो गर्भवती महिलाएं यहां पे आती हैं उन्हें जांच कराने के लिए अलग अलग जगह दौड़ना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो प्रसूताएँ यहाँ आती है उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग थी वह अभी बंद है और अस्पताल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं यहां आती है उन्हें अपने टेस्ट कराने के लिए, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जो ब्लड बैंक की जो बिल्डिंग है वहां जाके दिखाना पड़ता है। जो डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं उन्हें यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में जाके जो सेंट्रल लैब की जो बिल्डिंग है वहाँ जाके यूरिन टेस्ट और अपना ब्लड टेस्ट कराना होता है, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर सोनोग्राफी लिखते हैं। सोनोग्राफी कराने के लिए उन्हें जो है ट्रोमा वार्ड में जाके अपनी सोनोग्राफी करानी पड़ती है। इसकी वजह से महिलाओं को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के दौरान और प्रसूति के समय भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये बात भी सामने आ रही है कि जल्द ही बिल्डिंग का काम पूरा कर दिया जाएगा और सारा जो महिला रोग से संबंधित या महिला प्रसूति से संबंधित जो भी काम है इसी बिल्डिंग में संचालित होगा। उदयपुर न्यूज़ के लिए निशा राठौर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294 298 0041. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। Global exposure, international exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में नर्सिंग अधीक्षक शंकरलाल जिनगर के खिलाफ नर्सिंग कर्मी ने यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का हाथीपोल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता की ओर से थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि 20 से 27 जनवरी के बीच की CCL स्वीकृति कराने के लिए जब पीड़िता कार्यालय गई तो नर्सिंग अधीक्षक जिनगर ने कहा कि अवकाश ऐसे ही स्वीकृत नहीं होता है। इस दौरान अधीक्षक जिनगर ने पीड़िता को यौन शोषण का दबाव और मानसिक रूप से परेशान भी किया। हालांकि पीड़िता की रिपोर्ट के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। इस बारे में जब उदयपुर न्यूज ने नर्सिंग अधीक्षक शंकरलाल जिनगर से बात करनी चाही तो जिनगर ने मीडिया के सामने आने से साफ मना कर दिया। हमारे जो नर्सिंग अधीक्षक है शंकरलाल जिनगर में उन्होंने ड्यूटी के नाम से और हर तरह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उसके लिए मैंने कंप्लेन करी थी हमारे जो विभाग में सब तरफ,
विभाग वालों ने कमेटी बिठाई थी। ये घटना हुई थी मई में, 8 मई के बाद से लेके मैंने 22 तारीख तक कंटिन्यू सबको कंप्लेंट लिख के दी थी। हमारे जो अध्यक्ष थे उनको, प्रदेश अध्यक्ष थे उनको, और जो भी हमारे अधिकारी थे, सुपरिटेंडेंट सर को, प्रिंसिपल सर को। तो हमारे प्रिंसिपल सर लाखन पोसवाल सर ने और RL सुमन सर ने कमेटियाँ गठित करी थी। तो कमेटी वालों ने मुझे बुलाया, जांच अधिकारियों ने मेरी बात सुनी उन्होंने, लेकिन मुझे अभी तक निर्णय का कुछ पता नहीं चला और न मुझे कोई सेटिस्फाई आंसर मिला अभी तक। इसलिए, और इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बाद भी अभी तक मुझे कोई राहत मिली नहीं है अभी तक। इसलिए मैंने 22 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया है, FIR दर्ज कराई है, हाथीपोल थाने में कराई है, जिसकी जांच हमारे ASI साहब है डालचंद जी, वो जांच कर रहे हैं। और मैं FIR दर्ज कराने के बाद और मुकदमा दर्ज कराने के बाद ये चाहती हूँ कि जो कार्रवाई है उसमें कुछ न कुछ रिज़ल्ट निकले, कुछ न्याय मिले और जो दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक है। इस बार शहर के सर्वऋतु विलास में स्थित सगत जी बावजी का 24 जुलाई को जन्मोत्सव भी प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद ही आंशिक रूप से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी प्रकाश दशोरा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही बावजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार भजन संध्या, प्रसादी और प्रसाद काउंटर को निरस्त कर दिया गया है। बावजी का जन्मोत्सव आगामी 24 जुलाई को आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी और पब्लिक की ज़्यादा व्यवस्थाएं करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। जैसी सरकार गाइडलाइन देगी उसी हिसाब से हम कार्यक्रम कर पाएंगे। फिलहाल मंदिर की सारी व्यवस्थाएं जो कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में चल रहे जागरूकता अभियान के तहत उदयपुर में पुलिस के जवानों ने योग कर आम जन को कोरोना को मात देने के लिए जागरूक किया। शहर की विश्व प्रसिद्ध फतेहसागर पाल पर हिरणमगरी थानाधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने योग किया। इस दौरान उन्होंने कई हैरत अंगेज योग क्रियाओं से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि जागरूकता कार्यक्रम को लेकर जिला पुलिस की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह में कोरोना की जन जागरूकता को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का भी ऐसा निर्देश है। पुलिस प्रशासन सभी विभाग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस विभाग की तरफ से दिन प्रतिदिन कोई न कोई इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज योगा प्रदर्शन का कार्यक्रम था। थानाधिकारी हिरणमगरी श्री हनुमंत सिंह जी, राजू सिंह जी और उनकी टीम ने योगा प्रदर्शन करके यहाँ पे उदयपुर के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे पहली आवश्यकता है इस कोविड के महामारी के युग में। इसमें योगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में योगा प्रदर्शन किया गए, कई आसन के प्रदर्शन किए गए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे फतेहसागर की पाल पे काफ़ी लोग वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो इनके सामने प्रदर्शन किया गया। और इसके अलावा जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि स्वयं स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और कोरोना के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि हम जो ये परेशानी है, ये महामारी है, इसे लड़ सके और जल्द से जल्द इसे निजात पा सकें। शहर के सुंदरवास के क्षेत्रवासी पिछले लंबे समय से पानी की कम दबाव की सप्लाई से परेशान हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को सभी लोग जल संसाधन कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कम दबाव की वजह से क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। पानी पूरा नहीं मिलने की वजह से इन्हें उपयोग के लिए भी बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद को भी कम दबाव से आ रहे पानी की शिकायत की है, लेकिन पार्षद की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 47 में पानी कम दबाव से आने के कारण क्षेत्रवासी परेशान। पिछले 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्रवासी ने कई बार पार्षद महोदय को अवगत कराया, लेकिन पार्षद महोदय ने ध्यान नहीं दिया। आज क्षेत्रवासी प्रताप नगर वाटरवर्क्स गए, लेकिन सहायक अभियंता ने आश्वासन नहीं दिया है। 7 दिन के बाद उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर पानी आ जाएगा। यदि 7 दिन तक क्षेत्रवासी क्या करेंगे? उन्होंने बोला है जल्दी से नई पाइपलाइन डाल दी जाएगी और आपको जल्दी से जल्दी पानी सुचारू रूप से करा दिया जाएगा। 181 पे कई बार शिकायत दर्ज करा चुका हूँ, लेकिन 181 पे अभी तक कोई उचित समाधान नहीं मिला। पाइपलाइन कई जगह से फूटी है, अभी तक जलदाय विभाग या सहायक अभियंता ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रवासियों के पीने का पानी नहीं। उदयपुर की जिले लबालब होने के कारण भी उदयपुर को प्यासा रहना पड़ रहा है।
और जनप्रतिनिधि अभी इस घड़ी में भी यदि हमारे साथ नहीं है तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी। मेरे 2 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। वार्ड नंबर 43 पे पानी आ ही नहीं रहा है। ठीक है। 2 महीना हो गया पानी आ रहा है। आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, ऐसे करके रास्ते में नल फूट रहे, वो भी सही नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? दूसरी जगह तो पानी आ रहा है, हमारे क्यों नहीं आ रहा है? ये सब समस्या निकालो और मेरे पानी की व्यवस्था करो, और नहीं करो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं फिर कलेक्टर जाऊँगी। पार्षद को बोला आपने? पार्षद को बोला कि अगर मैंने नल सही करवा देंगे, पानी दे देंगे, और उस बात को 2 महीना हो गया, वापस आते ही नहीं और पूछते ही नहीं है। अभी आप गए तो क्या हुआ? अभी गए तो वो बोल रहे हैं दे देंगे, 8 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे। 2 महीना हो गया मेरे को, तो साल भर तो पूरा हो गया, लेकिन 2 महीना तक बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। उनको जाके बोलो, या नहीं तो फिर हम कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर से आदेश लाके और फिर आगे इलाज करेंगे। अगले हफ्ते में आपके हो जाएगा। लेकिन रोड में पानी चला, उसका क्या? रोड भी लीकेज, भाई साहब देखो, और एक ये भी है, वो जो नया पाइप डला वहाँ पे, तो लोगों ने क्या है कि 5-6 कनेक्शन कर रखे, क्या वो लीगल है? कहा जाता है अगर इंसान को किसी नशे की लत लग जाती है, उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। नशा न सिर्फ उसके शारीरिक परेशानी का कारण बनता है, बल्कि उसके आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण भी माना जाता है। लेकिन शहर की शांति सेवा संस्थान पिछले लंबे समय से नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान बताकर उन्हें उस नशे को छोड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। उदयपुर के आरकेपुरम स्थित शांति सेवा संस्थान में आने वाले नशे के आदी लोगों का इलाज किया जाता है और इन्हें रोजाना सेंटर की दिनचर्या के अनुसार नशे से दूर किया जाता है। संस्थान के अध्यक्ष घनश्याम जोशी ने बताया कि वे खुद भी नशे के आदी थे, लेकिन जब उन्होंने नशा छोड़ा और अपने जीवन में बदलाव महसूस किया तो दूसरे लोगों को भी नशे से दूर करने के बारे में सोच लिया। शांति सेवा संस्थान में से अभी तक कई लोग ठीक हो चुके हैं और संस्थान में रहने वाले लोगों को योगा, काउंसलिंग और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से नशे से दूर किया जाता है। मरीजों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। उन्हें नशे की लत छूटने के बाद समाज और परिवार में भी अच्छा माना जा रहा है। ट्रीटमेंट तो क्या, हम अधिक पेशेंट को लेने के बाद कोई बीमारी उठती है तो हम डॉक्टर दिखाते हैं गीतांजलि में, या हमारे पास में डॉक्टर 2-3 गोयल साहब है, पुरेश साहब है, तो उनको दिखाते हैं। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में प्रॉब्लम है या शुगर है तो हम बाहर दिखाते हैं। यहाँ तो सिर्फ हम काउंसलिंग और प्रोग्राम और बच्चों को नशा नहीं मिले इसकी फैसिलिटी देते हैं हम। कब से इस सेंटर की शुरुआत की गई? क्या कुछ खास, किस वजह से इस सेंटर की शुरुआत आपने की? देखो, मैं पहले खुद ड्रग्स एडिक्ट था, मतलब उसके बाद मैंने प्रोग्राम लिया, सेंटर काटा 1.5 साल, वहाँ पे मैंने सब प्रोग्राम सीखा। पहले तो मैं इलाज के लिए गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी धारणा बदल गई कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। नशा छोड़ना कितना आसान है अगर उसको रेप सेंटर मिल जाए तो। वहाँ से मैंने धारणा पैदा किया, नहीं मुझे कुछ करना है। तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि बेटा एक काम कर, तुम्हें वो टाइम दे और सेंटर खोलना। फिर तो मेवाड़ में भी सेंटर नहीं है, तो फिर बाद में मैंने वहाँ 1.5 साल प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम सीखा, काउंसलिंग करना सीखा। उसके बाद मैंने यहाँ का 11 के अंदर सेंटर खोला। कितना बदलाव जो है महसूस करते हैं दूसरे लोगों में, जो लोग आपके यहाँ से ठीक होकर जाते हैं? बहुत सारा बदलाव है, उसी कारण सेंटर चलता है। मेरे पेशेंट टू पेशेंट आते हैं। आज बदलाव, मैं खुद बदलाव हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? उसके लिए एक ही मैसेज है कि फैमिली उनका साथ दे और जहाँ भी सेंटर का पता मिले वहाँ सेंटर की जानकारी लेकर संतुष्ट होकर बच्चों को वहाँ भर्ती कराएं, ना कि उनकी लापरवाही ध्यान दे। नशे के दौरान ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता था, और नशे के दौरान इतनी तकलीफ़ें, इतनी बीमारी उत्पन्न हो गई कि शायद मुझे जगह नहीं मिलती है, सेंटर नहीं मिलता, तभी तक मैं मर जाता। 7 साल से यहाँ हूँ, आता हूँ, घर जाता हूँ, वापस यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में एक नई ज़िंदगी मिली मुझे, जिसका मैंने बहुत हॉस्पिटल, कम से कम 20 बार नशा मुक्ति के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, उनमें इलाज करवाया, कहीं मेरा इलाज नहीं लगा। यहाँ आने के बाद में मुझे इलाज मिला। यहाँ से एक ज़िंदगी को जीने की जो तरीके होते हैं, ज़िंदगी को किस तरह जिया जाता है बिना नशे के, उस तरीके से मैं यहाँ रह के सीखा,
तो अब ज़िंदगी जो मिली है मुझे एक नई, वो ज़िंदगी को आनंद से अपनी मस्ती से जी रहा हूँ। और परिवार खुश है कि आज मैं नशे से दूर हूँ। वो यही कहते हैं भाई तू नशा नहीं कर रहा, हम सब खुश हैं। और जो बीमारी मुझे डर था पैरालाइज हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, बीपी की बीमारी हो गई नशे के दौरान, तब इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ठीक हूँ। बीमारी जैसे जैसे कटती जा रही है और एक नई ज़िंदगी, बोनस की ज़िंदगी मिली, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं अल्कोहल एडिक्ट था और अल्कोहल से मैं अपने आप को बहुत मेरे साथीगणों से पीछे ले गया और अपने जीवन में मैंने पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया था। मेरे परिवार मेरी वजह से सारा डिस्टर्ब हुआ और मैंने अच्छे खासे जॉब थे, मैं अच्छा खासा मेरा सारे जॉब मेरे अल्कोहल की वजह से छूट गए थे। और मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि आज मैं अगर इस सेंटर में मेरे को नहीं मिलता तो शायद तक मेरा ये एक पाँव भी कट जाता। आज इस सेंटर की वजह से ही मैं आज मेरे दोनों पैरों पे खड़ा हूँ। नशा छोड़ के मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने बहुत मेरी गलतियाँ थी रियलाइज़ हो रहा है और आज मैं अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को रिकवर महसूस करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवन में जिसको भी ये रास्ता बता सकूँ सेंटर का, तो मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा जीवन में। अगर मैं किसी का जीवन बचा सकता हूँ तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को अगर जीवन में मौका मिलना चाहिए कि वो सेंटर आए और ये रहने का प्रोग्राम अटेंड करे, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी। और ये मैं मानता हूँ और मैं प्रैक्टिकल में पूरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय यूथ विंग महामंत्री के पद पर चिरवा के भेरूलाल सुथार को नियुक्त किया गया और श्यामवीर को भारतीय राष्ट्रीय इंदिरा गांधी किसान मजदूर यूथ विंग कांग्रेस का उपाध्यक्ष। भेरूलाल पिछले लंबे समय से कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब पद मिलने के बाद और भी जन सेवाओं के काम करेंगे। भेरूलाल सुथार ने बताया कि उन्हें टेलीफोनिक पर पद देने की सूचना मिली है, जिससे वे काफी खुश हैं। लंबे समय से वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। उनका उद्देश्य केवल जन की सेवा करना है। मैं श्यामवीर मीणा, नेशनल प्रेसिडेंट यूथ इंडियन नेशनल इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस, और हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी, एवं जो हमारे टीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सज्जन कुमार जी नरवाना जी के निर्देश अनुसार, उनकी अनुशंसा पर हमने श्री भेरूलाल सुथार जी जो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं, उनको नेशनल महामंत्री सेलेक्ट किया है। और उनके आने से हमारी टीम बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत ज़्यादा घर घर तक लोगों तक वो टीम को पहुँचाएँगे और हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और भेरूलाल सुथार जी ने उदयपुर में बहुत अच्छा वर्क किया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं और वैसे भी समाज सेवा में भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी संकट आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा हर किसी की मदद के लिए पहुंचते हैं। तो इसलिए हमने उनको यंग लीडर को एक नेशनल महामंत्री सेलेक्ट किया है, जिससे कि वो आगे बढ़ें और लोगों की समाज सेवा करें और बहुत ज़्यादा डेवलप करें, जिससे कि हमारे जो प्रॉब्लम चल रही है इस समय, जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना टाइम चल रहा है, तो बहुत से लोग बेचारे उनकी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमेशा हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमेशा हेल्प करते हैं। उदयपुर में एक जाने माने लीडर हैं, यंग लीडर हैं भेरूलाल सुथार जी, और मैं श्यामवीर मीणा नेशनल प्रेसिडेंट यूथ उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैंने उनकी नियुक्ति दी है इसीलिए कि हमेशा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हमेशा समाज सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और हमेशा कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि भेरूलाल सुथार जी बहुत आगे जाएँ और बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और उदयपुर के जो सांसद रह चुके हैं श्री रघुवीर मीणा जी, वो भी हमेशा उनको सहयोग करते रहते हैं और उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं कि आपको किस तरह वर्क करना है, किस तरह नहीं करना है, किस तरह लोगों की सेवा करनी है, तो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। धन्यवाद जी। मेवाड़ की इस पावन धरती से भेरूलाल सुथार चिरवा प्रभु एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से मैं भेरूलाल सुथार चिरवा भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर कांग्रेस पार्टी में नियुक्त हुआ हूँ। इस पार्टी ने मेरे को भरोसा दिलाया है पद पर काम करने के लिए और हमारे राष्ट्रीय यूथ विंग के अध्यक्ष श्यामवीर जी मीणा ने मेरी नियुक्ति की है। क्या कुछ काम करेंगे आप? मैं इस पार्टी के लिए मजदूर किसान भाइयों की आम आवाज़ उठाऊंगा। मतलब जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई, जैसे मजदूर भाई, किसान भाई, जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकाले राजस्थान सरकार, भारत सरकार,
मतलब आम मजदूर, आम किसान भाई तक ये स्कीम पहुंचाऊंगा और सबकी मदद करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। और मेरे पार्टी के श्यामवीर जी मीणा यूथ विंग के अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त, और पार्टी के केंद्र सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्षा, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और उदयपुर के दिग्गज सभी कांग्रेस नेताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो कि मेरे को इस पार्टी में चयन हुआ है, मेरे को पार्टी ने मतलब आगे भेजा है, तो मैं सब पे खरा उतरूंगा और अच्छे से काम करूंगा, ये मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं। मैं भेरूलाल सुतार। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने गुरुवार को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क वितरण एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के कार्यकर्ताओं ने शहर के कोरोना कर्मवीरों को मास्क वितरित किए। अभी तक ट्रस्ट की तरफ से करीब 2000 से अधिक मास्क बांटे जा चुके हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के दीपेश हेमनानी ने बताया कि इस कोरोना काल में जो भी कर्मवीर अपनी ड्यूटी पर डटे रहे, उन सभी को संस्था की ओर से मास्क बांटे गए। शहर के सभी नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों और शहर की जाबाज लेडी पेट्रोलिंग टीम को भी संस्था की ओर से मास्क बांटे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों तक भी करीब 2 से 2500 मास्क बांटे जा चुके हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आदेश से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, हॉस्पिटल कर्मी, जिन लोगों ने भी मानवता के बचाने के लिए सेवाएं की हैं, उनके लिए मास्क वितरण किया गया। इसी श्रृंखला में उदयपुर संयोजक जीत सिंह जी के निर्देश अनुसार उदयपुर में हर थाने में सवीना, प्रताप नगर, भोपालपुरा, अम्बा माता, सुखेर, इवन एसपी ऑफिस में भी मास्क वितरण किया गया। यह 3 चरणों में किया गया। हर खड़े व्यक्ति को भी मास्क दिया गया और उदयपुर में लगभग 2 से 2500 मास्क वितरण हो चुका है और आने वाले समय में भी हम इसको जारी रखेंगे और मास्क वितरण जारी रहेगा। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में लगाए गए कोनोकार्पस के विरोध में उतरे शहरवासी। कांग्रेस सेवा दल ने यूआईटी सचिव को दिया ज्ञापन। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय की पन्नाधाय इकाई में अव्यवस्थाओं का अंबार। प्रसूताओं को जांचों के लिए करना पड़ता है लंबा सफर। लॉकडाउन की वजह से झीलों की सेहत में हुआ सुधार। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक मंडल ने जारी की रिपोर्ट। और एमबी हॉस्पिटल की नर्सिंग अधीक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। नर्सिंग कर्मी ने लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।